दोस्तों, आज की ये मलयालम मूवी बहुत ही गजब होने वाली है। सस्पेंस और थ्रिल की बात करें तो मूवी के अंदर ये काफी अच्छे से फिल्माया गया है और साथ ही इसके अंदर जो हॉरर एलिमेंट्स डाले गए हैं वो इसे एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका बनाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या धमाका है इस मूवी के अंदर, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली से जिसमें वामानंद नाम का एक आदमी, उसकी बीबी लक्ष्मी और दुर्गा नाम की एक बेटी है। वामानंद की नौकरी दूसरे शहर में लगने की वजह से उसको रोज लंबा सफर तय करना पड़ रहा था, इसलिए काफी कुछ सोचने के बाद पूरी फैमिली उसी शहर के पास वाले गांव में परमानेंट शिफ्ट होने का डिसाइड करती है। इसके बाद पूरी फैमिली उस गांव की ओर चल देती है, लेकिन बीच रास्ते में अचानक उसकी जीप खराब हो जाती है और इसी वजह से घनघोर अंधेरे में सभी लोग जंगल के बीच फंस जाते हैं। अब लक्ष्मी और दुर्गा को अंधेरे से काफी डर लगता था, इसलिए वो इस जंगल को देखकर घबराने लगती हैं। ड्राइवर उस जीप को चेक करने के लिए नीचे उतरता है तो उस जगह से कुछ जंगली जानवर इधर उधर भागते हैं। ये देखकर दोनों माँ बेटी डर जाती हैं और ये देखकर वामानंद उनको चुप करते हुए कहता है कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है जो इस तरह से डर रही हो, इसलिए शांत हो जाओ, जीप के ठीक होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये कहते हुए वामानंद को पास में ही एक हवेली दिखाई देती है जो दिखने में काफी पुरानी थी। वो जीप वाले से उस हवेली के बारे में पूछने लगता है तो वो कहता है कि सर, ये हवेली भूतिया है। बहुत साल पहले यहाँ जॉसमन नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था। किसी बीमारी की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था, इसलिए वो अपनी बीबी और माँ बाप को कभी कभी चोट भी पहुँचा देता था। इसी बीच उसकी बीबी एक दिन डॉक्टर के पास जाकर उसके लिए कुछ दवाई ले आती है और उस दवा को छुपाकर उसके खाने में मिलाने लगती है। इस दवा से जॉसमन को फायदा भी होता है और वो पहले से शांत हो जाता है। और इसी दौरान एक दिन उसकी बीबी जब दवा को खाने में मिला रही होती है तो वो उसको देख लेता है। ये देखकर उसका दिमाग फिर से डिसबैलेंस हो जाता है और उसको लगता है कि ये कोई जहर है जो उसकी बीवी उसे मारने के लिए खाने में मिला रही है। ये देखते हुए वो चाकू लेकर आगे बढ़ता है और अपनी बीवी को जान से मार देता है। चीख सुनकर जब उसके माँ बाप वहाँ आते हैं तो वो जॉसमन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में वो उनको भी मार देता है। ये देखकर जब उसके बच्चे रोना शुरू करते हैं तो उनकी आवाज उसको कानों में चुभने लगती है और वो बच्चों को भी कुएं में जाकर फेंक देता है। अब बहुत देर बाद उसे रियलाइज होता है कि उसकी बीमारी और पागलपन की वजह से उसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया है, इसीलिए इस रियलाइजेशन के साथ वो खुद को भी खत्म कर लेता है। ड्राइवर कहता है कि सर, उस दिन के बाद से आज तक कई लोग इस हवेली से कई तरह की आवाजें सुन चुके हैं जो उसी परिवार के लोगों की होती है, इसलिए कोई भी इसके आसपास नहीं भटकता। वामानंद कहता है कि तुम आदमी होकर डरते हो, कहानियों पर विश्वास करते हो, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारा भ्रम है। खैर, अब वो जीप तो ठीक नहीं होती, इसलिए वो उस रात उसी हवेली के पास वाले एक मकान में रात गुजारने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन सुबह उस मकान का मालिक कहता है कि अगर आप चाहें तो इसी मकान को खरीद सकते हैं और वो मकान मालिक इस मकान को काफी कम रुपयों में बेचने के लिए भी तैयार हो जाता है। वामानंद सोचने लगता है कि अगर मैं गांव के ज्यादा अंदर जाकर मकान देखूंगा तो वो मुझे महंगे ही मिलेंगे, ऊपर से मुझे तो अपने काम के लिए शहर भी जाना होगा जिसका रास्ता यहीं से होकर जाता है, तो क्यों ना इसी मकान को खरीद लिया जाए। इस तरह फाइनली वो उस घर को खरीद लेता है और पूरी फैमिली यहीं सेटल हो जाती है। अब अगले दिन वो दुर्गा के एडमिशन के लिए पास वाले कॉलेज में सीट्स के बारे में पूछने जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ सीट्स हैं और दुर्गा वहाँ एडमिशन ले सकती है। खुश होकर वो वापस घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक ब्रोकर मिलता है जिससे उसने आने के पहले घर खरीदने की बात कही थी। वो ब्रोकर कहता है कि तुमने मकान खरीद लिया और मुझे बताया भी नहीं, और मकान ले लिया तो ठीक है, लेकिन उस भूतिया हवेली के पास मकान क्यों खरीदा? हो सकता है कि मकान मालिक ने तुम्हें कम पैसों में वो मकान दे दिया हो, क्योंकि वो उसको पिछले 5 साल से बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस हवेली के चक्कर में किसी ने उस मकान को नहीं खरीदा। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते। वामानंद कहता है कि अरे भाई, कोई भूत वूत नहीं होता, ये जरूर किसी ने यहाँ पर भ्रम फैला रखा है और मैंने तो वहाँ एक रात गुजार भी ली, मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा और ना ही कोई भूत दिखा। ब्रोकर कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा काम समझाने का था, लेकिन अगर तुम्हें समझना ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा ये फैसला कितना गलत है। इसके बाद वो अपने रास्ते चला जाता है और वामानंद भी अपने घर आ जाता है। घर आकर वो दुर्गा के एडमिशन के बारे में बताता है, जिसके बाद दुर्गा मार्केट जाकर शॉपिंग करती है और अगले दिन ही कॉलेज को ज्वाइन कर लेती है। खैर, कुछ दिनों बाद काम में देरी हो जाने की वजह से वामानंद काफी देर से अपने घर के लिए निकलता है और जैसे ही वो उस हवेली के पास से निकल रहा होता है तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर ये आवाज किसी लड़की की महसूस होती है। वो फौरन अपनी टॉर्च लेकर उस हवेली के गेट की तरफ जाकर देखने लगता है
लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो उसे अपना भ्रम समझकर वापस आने लगता है। पर तभी उसे फिर से वही आवाज आने लगती है और इस बार उस आवाज को सुनकर उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तक उसने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। पहली बार हुए इस हादसे से वो थोड़ा सहम जाता है और वहाँ से डरकर जाने लगता है। इसी बीच उसको ठोकर खाकर गिरने से चोट भी लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर नहीं रुकता और वहाँ से निकल आता है। घर आने के बाद जब लक्ष्मी उन चोटों के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि रास्ते में अंधेरे की वजह से वो गिर गया और ये चोट लग गई, लेकिन वो हवेली वाले हादसे के बारे में घर पर कुछ भी नहीं बताता। और देर रात सपने में वामानंद को उसी लड़की की आवाज आने लगती है और कुछ स्पिरिट्स भी दिखाई देने लगते हैं। ये सब देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पूरी बात बताता है। पुलिस वाला कहता है कि अरे तुम्हें वही घर लेना था और ऊपर से तुमने उस हवेली के बारे में नहीं सुना क्या? वो भूतिया है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। वामानंद कहता है कि सर मैं भूतों को नहीं मानता, मुझे लड़की की आवाज सुनाई दी, वो भी 2 बार। हो सकता है कि वहाँ कोई लड़की फंसी हुई हो, प्लीज आप जाकर देखिए। अब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर पुलिस वाला उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस वालों के साथ वामानंद भी उस पूरी हवेली को छान मारता है, लेकिन उन्हें वहाँ किसी भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर में वो पुलिस वाला कहता है कि आगे से इस तरह पुलिस का टाइम खराब मत करना। पता नहीं तुमने किसकी आवाज सुनी या फिर वो तुम्हारा भ्रम था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इस तरह वो पुलिस वाला उसे आगे के लिए वार्न कर देता है। लेकिन घर आकर वामानंद को बहुत बुरा लगता है। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि उसने वो आवाज सुनी थी और वो भी 1 नहीं 2 बार। इसके बाद हम दुर्गा के कॉलेज के एक कपल को देखते हैं। वो उसी हवेली के पास एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। बातों ही बातों में उनको वहाँ एक पुरानी कब्र के ऊपर किसी का बैग रखा हुआ दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि यहाँ और कोई भी आया हुआ है, इसलिए कोई उनको देख ना ले, इसलिए वो टाइम स्पेंड करने के लिए उसी हवेली के अंदर चले जाते हैं। इस बीच अचानक उस लड़के को किसी के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़का अपनी लवर को छोड़कर चेक करने लगता है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। आगे बढ़ने पर उसे एक अजीब सी एंटिटी दिखाई देती है जो तेज रोशनी की वजह से उसे साफ साफ नहीं दिख पाती। इसके बाद पुलिस वालों को उस लड़की के घर वाले आकर बताते हैं कि उनकी लड़की कल से कॉलेज के बाद वापस घर नहीं आई। पुलिस जब कॉलेज आकर इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी और गांव वालों ने बताया कि वो उस लड़के के साथ देखी गई थी, इसलिए हो सकता है कि वो उसको भगाकर ले गया हो, क्योंकि वो लड़का भी उसी दिन से कॉलेज नहीं आया। अब ये खबर पूरे गांव में फैलने लगती है और वामानंद तक भी पहुंच जाती है। ये सुनकर वामानंद अपनी बेटी दुर्गा के पास आकर उससे कहता है कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, कभी भी अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो जाए तो मुझे बता देना, लेकिन इस तरह किसी के साथ भागना नहीं, वरना समाज में जो हमारी इज्जत है वो खत्म हो जाएगी और मेरे लिए मेरी इज्जत ही जिंदगी है, अगर इज्जत नहीं तो जिंदगी भी नहीं। खैर अब उस रात अचानक वामानंद अपनी नींद से जाग जाता है क्योंकि उसका कुत्ता तेज तेज भौंक रहा था। वो उसको शांत करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तभी वो कुत्ता अचानक शांत हो जाता है और वामानंद वापस आकर सो जाता है। अगले दिन जब दुर्गा सुबह उठकर घर के बाहर साफ सफाई कर रही होती है तो वहाँ का सीन देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर आकर जब वामानंद और लक्ष्मी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका कुत्ता घर के गेट पर मरा हुआ पड़ा है। वामानंद कहता है कि कल रात तक तो ये ठीक था, भौंक भी रहा था, सुबह इसे क्या हो गया? तभी उसे याद आता है कि कल वो रात को जब बाहर आया था तो कुत्ता अचानक से शांत हो गया था, इसलिए वो कुत्ते को बिना देखे वापस चला गया। कहीं वो उस वक्त किसी को देखकर तो नहीं भौंक रहा था जिसने उसकी जान ले ली। वो मन ही मन सोचता रहता है, लेकिन अपनी बीवी और बेटी को ये नहीं बताता क्योंकि वो दोनों पहले से ही डरपोक होती हैं। इसलिए वामानंद चुपचाप अपने कुत्ते को जंगल में ले जाकर दफनाने लगता है। वापस आने के बाद वो सोचता है कि उस हवेली में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है जो कोई पता नहीं कर पा रहा। हो ना हो ये कोई भूत नहीं है, इसलिए मुझे ही उसे जाकर देखना होगा। इस तरह हिम्मत करके वो वापस अकेले ही उसी हवेली के अंदर चला जाता है और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। इस बार उसे उसी लड़की का कॉलेज बैग दिख जाता है जो स्कूल से गायब हुई थी। वो फौरन पुलिस के पास जाकर कहता है कि सर वो लड़की किसी के साथ भागी नहीं है, बल्कि उसका बैग उसी हवेली के अंदर पड़ा हुआ है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है, कहीं उसकी जान को खतरा ना हो, आप जल्दी वहाँ चलिए। पुलिस वाला वहाँ उस पर चिल्लाता है कि पिछली बार तुमने इसी तरह हमारा काफी समय बर्बाद कर दिया था, इसलिए अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। खुद इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की पड़ी है तो पुलिस की नौकरी क्यों ज्वाइन नहीं कर ली, इसलिए ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दो। ये सुनकर वामानंद चुपचाप मायूस होकर वहाँ से अपने काम के लिए शहर निकल जाता है। कुछ घंटे बाद एंटोनी नाम का एक पुलिस वाला वामानंद के घर आता है और दुर्गा से उसके बारे में पूछता है। दुर्गा कहती है कि वो तो शहर अपने काम पर गए हैं। क्या बात है सर, कोई जरूरी काम है? इस पर एंटोनी कहता है कि नहीं, कोई जरूरी काम नहीं, मैं फिर कभी आकर मिल लूंगा। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है
तो दुर्गा नोटिस करती है कि उसकी गाड़ी में उसके कॉलेज का एक बैग होता है जो ठीक उसी लड़की के पास था जो गायब हुई थी। वो इस बैग को इसलिए भी नोटिस कर लेती है क्योंकि वो लड़की उसकी क्लासमेट थी। क्लास में उसके अफेयर के बारे में भी सबको पता था, इसलिए दुर्गा भी आज तक ये समझती आ रही थी कि शायद वो भाग गई होगी। लेकिन इस गाड़ी में उसका बैग देखकर उसे एंटोनी पर कुछ शक होता है, इसलिए शाम को वामनन के वापस आने के बाद वो इस बात को उसे बताती है कि एंटोनी नाम का एक पुलिस वाला आकर आपके बारे में पूछ रहा था पापा, और उसके पास में वही बैग था जो मेरी क्लासमेट के पास था। वो एंटोनी जरूर सभी से कुछ न कुछ छिपा रहा है पापा। वामनन दुर्गा से कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कल पुलिस स्टेशन जाकर ये बात बड़े साहब को बता दूंगा। इसके बाद वो सोचने लगता है कि एंटोनी को अगर उस बैग के बारे में पता था तो जब मैं कल गया तो वो चुप क्यों था, उसने अपने सर को क्यों नहीं बताया और मुझसे भी बात क्यों नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि वामनन को फिर से सपना आता है जिसमें वो एंटोनी को दुर्गा पर हमला करते हुए देखता है। इसी बीच उसकी नींद खुल जाती है और वह सुबह होते ही सीधा उस ब्रोकर के पास चला आता है। उसे पता था कि ब्रोकर को इस गांव के एक एक आदमी की पक्की खबर होती है, इसीलिए वो उसके हाथ में 2000 रुपए का नोट देकर कहता है कि मुझे एक बंदे के बारे में जानना है जो पुलिस में है और उसका नाम है एंटोनी। अब अगले दिन वो ब्रोकर उसको बताता है कि एंटोनी ने अभी तक शादी नहीं की, जबकि उसकी उम्र काफी हो चुकी है। वो अकेला ही रहता है और उसकी फैमिली में भी कोई नहीं है, पर आखिर तुमने ये सब पता क्यों करवाया? वामनन कहता है कि ऐसे ही, मैं कुछ सोच रहा था, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद वामनन शहर में अपने काम पर आ जाता है और अपने उसी ऑफिस के एक दोस्त को फोन करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं कुछ दिनों से कुछ अजीब सी चीजों को लेकर परेशान हूँ। वो उसको सारी बात बताता है और कहता है कि तुम एंटोनी का पीछा करो और देखो कि वो कहाँ कहाँ जाता है, यहाँ मैं तुम्हारा सारा काम संभाल लूंगा और मालिक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। पहले तो उसका दोस्त थोड़ा आनाकानी करता है, लेकिन फैमिली की सेफ्टी को देखते हुए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो एंटोनी का पीछा करने लगता है और फिर एक दिन वामनन को अपने साथ ले जाता है। वो उसको उसी जंगल में उसी हवेली के पास ले जाता है। वहाँ आकर वो कहता है कि एंटोनी अक्सर इसी कब्र के पास आकर रुक जाता है और इसके बाद मुझे डर लगने लगता है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये सुनकर वामनन के दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एंटोनी ठीक उसी कब्र के पास आकर रुक जाता है और फिर हम जो देखते हैं उससे इस राज का पूरा पर्दा फाश होना शुरू होता है। असल में ये कोई कब्र नहीं होती, बल्कि इसमें एक खुफिया रास्ता है जो एक बड़े से बेसमेंट की तरफ जाता है। फिर हम देखते हैं कि एंटोनी किसी लड़की को अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ लाया है जो इस वक्त बेहोश पड़ी हुई है। वो उस लड़की को गाड़ी से उठाकर उसी बेसमेंट में ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो बेसमेंट असल में उसी हवेली के अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एंटोनी असल में इसी तरह लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ लाता रहता है और उनको हैरास करता है। इसके बाद वो उस लड़की को जमीन पर लेटाकर खुद भी एक लड़की की तरह कपड़े पहनने लगता है। यहाँ एक बात और साफ हो जाती है कि ये एक साइको है और इसे भी एक दिमागी बीमारी है। अपना गेटअप लेकर अब वो कुछ मोमबत्तियां जलाकर उसके मोम को उस बेहोश लड़की के ऊपर डालने लगता है और उससे बातें करने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं वामनन को, जो अब तक सब कुछ छिपकर देख रहा होता है और अब सामने आ जाता है। उसको देखकर एंटोनी हैरान नहीं होता, बल्कि उससे कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, तुम भी इस हवेली के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए आज तुम्हें सब पता चल ही गया। लेकिन तुम ये सब जानकर करोगे क्या? क्योंकि कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा और भरोसा भी तब करेगा जब तुम यहाँ से जा पाओगे। वामनन सोचने लगता है कि अगर मैं इससे लड़ूंगा तो शायद बात बिगड़ जाएगी, इसलिए वो अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि अरे यार, कि मैं कब कह रहा हूँ कि मैं किसी को बताऊंगा, मैं तो खुद ऐसी ही चीजें करता हूँ, तभी तो अपने गाँव को छोड़कर इस गाँव में शिफ्ट हुआ ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मुझे भी थोड़ा मजा लेने दो। इस तरह वो एंटोनी को अपनी बातों में फंसाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन एंटोनी भी हल्का नहीं पड़ता, वो भी उस पर हमला कर देता है। अब दोनों की हाथापाई काफी देर तक चलती है, जिसमें आखिरकार वामनन ही जीतता है। वो उस लड़की को उठाता है और बुरी तरह एंटोनी को उसी कब्र में हमेशा के लिए बंद कर देता है। होश में आने पर वो लड़की पूछती है कि एंटोनी कहाँ है, तो वो कहता है कि वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। इसके बाद हमें पता चलता है कि लोगों को लड़कियों की आवाजें भी इसीलिए आती थी क्योंकि एंटोनी लड़कियों को पकड़कर यहाँ ले आया करता था। उस रात एक लड़की थोड़े होश में थी, इसलिए वामनन ने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन वामनन जब वहाँ पहुँचा तो उस लड़की को लगा कि एंटोनी आ गया, इसलिए उसने दोबारा कुछ नहीं बोला था। फिर जब वामनन पुलिस के पास शिकायत करने गया तो एंटोनी ने आकर उसके कुत्ते को मार डाला ताकि भूत का चक्कर समझकर वामनन उस हवेली का पीछा छोड़ दे।
इस तरह हमें पता चलता है कि एंटोनी एक साइको किलर था जो लड़कियों को इसी तरह टॉर्चर करके मार दिया करता था। इसीलिए वामानंद ने भी उसे हमेशा के लिए वहाँ बंद कर दिया ताकि उसे भी वो सब सहन करना पड़े जो दर्द उसने दूसरों को दिया। और इसी जगह होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, आपको ये मूवी सिंपल तो लग सकती है, लेकिन ये हमारे अंधविश्वास को दूर करने का एक प्रयास भी करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस दुनिया में बुरी शक्तियाँ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों की आड़ में कातिल आसानी से छिप जाते हैं और लोग डर की वजह से कभी हकीकत की परत तक नहीं पहुंच पाते। तो दोस्तों, आप भी इन चीजों का ध्यान रखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।